प्राची ने पार्टी में बहुत एंजॉय किया। उसे पहले कभी किसी की पर्सनल बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी पार्टी में जाने का मौका नहीं मिला था, इतनी जान पहचान जो न थी। पर अब जब वो अमन, आरव और निखिल इन सबसे मिली थी तो उसे तब से हर दिन पार्टी के इनविटेशन आते रहते थे। पर वो बहुत ही रेयर केस में कहीं जाती थी क्योंकि उसे किसी से भी मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं था। अमन सर प्राची के बॉस थे और उसके दोस्त भी, इसीलिए वो उनके चाचा चाची की एनिवर्सरी पार्टी में गई थी, वरना यहाँ भी आने का उसका कोई खास इरादा ना था। प्राची एंजॉय करने के बाद रूम पर लौट गई। वो वाकई आज बहुत खुश थी। सबसे मिलना, सबके साथ उठना बैठना उसे बहुत खुशी देता था। अमन से मिलकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसने वापस से अपने परिवार को कहीं पा लिया हो। अब अमन और प्राची दोनों एक दूसरे के काफी करीब रहते, साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से कहीं ना कहीं दोनों ही इशारों में समझ गए थे कि एक दूसरे को ये दोनों पसंद करते हैं। पर दिल का मामला था, इसीलिए पूरा यकीन जब तक नहीं हो जाता था जब तक एक दूसरे को अपना नहीं बना लेते थे। अमन ने कई बार कोशिश की कि प्राची को प्रपोज कर दे, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। उसे डर लगता था कि कहीं वो रूठ कर चली गई तो उसका क्या होगा। वो प्राची को खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता था। इस डर से वो अब तक प्राची को प्रपोज नहीं कर पाया था। प्राची अमन के प्यार को दोस्ती और बचपने में ले रही थी। हाँ, वो अमन को पसंद करती थी, वो अमन के साथ घूमना फिरना चाहती थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में शादी करने का विचार दूर दूर तक नहीं था। और इधर अमन अपने मन में हर दिन शादी के सपने संजोता था। वो प्राची को अब खोना नहीं चाहता था और प्राची किसी भी हाल में अपना सपना पूरा करना नहीं छोड़ना चाहती थी। इस सपने के लिए उसने वर्षों मेहनत करी थी। हाँ, उसे अमन उतना ही प्यारा था जितना अपना सपना, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक को छोड़ने की बात आएगी तो वो शायद अमन को छोड़ दे, सपने को नहीं। क्या हुआ फिर मधु, तुमने अपने भैया से या अपनी मम्मी से बात करी? प्राची ने सामने खड़ी मधु से कहा। हाँ, बात तो की थी पर कोई फायदा नहीं, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं शादी नहीं करना चाहती, पर वो लोग मेरी बात सुने तब तो। तू टेंशन मत ले, मैं अंकल आंटी से बात करूंगी। प्राची ने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ब्रेड तवे पर सेकते हुए कहा। तुम क्या बात करोगी उनसे? तुम जानती हो वो तुम्हें फिर अपनी बातों में उलझाकर समझा देंगे और तुम फिर मान जाओगी। नहीं मानूंगी, मैं ऐसे थोड़ी ना कोई बच्ची हूँ जो कुछ भी मान जाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं पक्का आज शाम उनसे बात करूंगी। अभी जल्दी से नाश्ता कर लो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ये कहकर प्राची नाश्ते की प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल की ओर चली गई। प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखकर वो मधु के आने का वेट करने लगी। मधु अंदर से जैम की डिब्बी लाकर टेबल पर रखते हुए खुद चेयर पर बैठकर ब्रेड के स्लाइस में जैम लगाने लगी। तभी प्राची ने मधु को टोकते हुए कहा, मेरे ब्रेड में जैम मत लगाना, मैं जैम नहीं खाती हूँ, याद है ना? अरे हाँ बाबा, याद है। ये कहकर मधु ने प्राची की ओर ब्रेड की स्लाइस बढ़ा दी। वो जल्दी से नाश्ता कर उठी और जाने लगी, पर मधु का कोई मूवमेंट ना देखकर वो उसकी ओर देखते हुए बोली, कॉलेज नहीं चल रही हो क्या? नहीं, मैं कॉलेज नहीं जा रही, मेरी तबीयत काफी खराब है, मैं यहाँ थोड़ा आराम करूंगी। मधु की बात सुनकर प्राची अपने दोनों कंधों को उठाकर अपना पर्स लेकर कॉलेज चली गई। उसने हर बार की तरह मिस सलोनी और विक्रम पाटीदार के लेक्चर अटेंड किए और फिर कैंटीन में आकर लंच करने के लिए बैठ गई। आज प्राची कैंटीन में बैठकर अकेले लंच कर रही थी तो आयशा उसे ज्वाइन करते हुए उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। आयशा को देखकर प्राची ने कोई खास रिएक्शन नहीं किया, लेकिन आयशा प्राची को देखकर बोली, पूछो कि नहीं कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी? प्राची ने उसकी ओर एक नजर देखकर उसे ऊपर से नीचे तक निहारा और फिर बोली, बता दो तुम खुद ही कि तुम कहाँ थी। मैं इतने दिनों से बीमार थी और तुमसे कोई मुझे देखने या मिलने वाला भी नहीं आया। आयशा ने ऐसे स्वर में कहा कि प्राची को कहीं न कहीं चुप सा गया। आयशा की बात सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे आयशा उसे कहना चाह रही हो कि मैं तुम लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ा चुकी थी और तुम लोग पीछे हट गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आयशा उसे कंप्लेन कर रही हो कि उसके बीमार होने पर प्राची ने उसका ख्याल नहीं रखा और उसे देखा भी नहीं। प्राची को अब लगने लगा कि आयशा बदल चुकी है और आयशा भी सच में बदल चुकी थी। उसने अपनी सारी पुरानी गंदी आदतें छोड़ दी थी और अब वो प्यार से सबके साथ बिहेव करती थी। अच्छा, क्या हो गया था तुम्हें? प्राची ने बहुत ही प्यार से पूछा। उस दिन तुम लोगों से कैफे में मिलने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मेरे सर पर चोट आ गई थी। फोन क्यों नहीं किया तुमने? हम में से कोई ना कोई तो आ ही जाता, इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? कोशिश तो की थी पर मैं इतनी बीमार थी, इस हाल में ही नहीं थी कि तुम लोगों से कुछ बोल सकूं। अभी रिकवर हुई हूँ तो आज कॉलेज आई थी मैं।
तुम्हें यहाँ कैंटीन में अकेले बैठा देखा तो सोचा तुमसे बात कर लूं। मधु नहीं आई आज कॉलेज? आयशा ने हंसकर कहा। नहीं, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। क्यों, क्या हुआ? ज्यादा तबीयत खराब है क्या? आयशा ऐसे घबराते हुए बोली जैसे वो मधु की सबसे बड़ी हितैषी हो। नहीं नहीं, शी इज फाइन, बस उसके सर में दर्द था। और ये कहकर प्राची उठकर वहाँ से चली गई। आयशा ने पहले से बदलाव देखकर सबको हैरानी तो थी, लेकिन सभी समझ रहे थे कि राणा दास ने उसके साथ जो किया उसके बाद से वो खुद से इतना समझ गई थी कि क्या सच है और क्या झूठ, न्याय में और अन्याय में, फरेब में और खुशी में क्या फर्क है। हालात इंसान को बहुत बदल देता है और ऐसे ही हालातों ने आयशा को पूरी तरह बदल दिया था। अब आगे क्या होता है? अमन के साथ हलचल या मधु की शादी, क्या रंग लाएंगी ये बातें?